हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एशियंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिन्होंने पूर्ण भारत में एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। परंतु स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। हुनों के आक्रमण के कारण से गुप्त साम्राज्य कई खंडों में बढ़ गया था, जिससे छोटे छोटे साम्राज्य का उदय हुआ था। आज हम लोग गुप्त वंश के बाद कौन कौन से वंश आए, इसी बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश के बाद जो पहला राजवंश आया वो था मौखरी वंश, जिसका क्षेत्र कनौज था। जो अगला वंश था वो था गौड़ वंश, जिसका क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र था। और तीसरा जो वंश आया वो था वर्धन वंश, जिसका क्षेत्र थानेश्वर अर्थात हरियाणा में था। जो अगला वंश आया वो था चालुक्य वंश, जिसका क्षेत्र कर्नाटक था। और अगला जो वंश आया पल्लव वंश, जिसका क्षेत्र अभी तमिलनाडु का क्षेत्र है। और अगला जो आया था पाल वंश, जी हाँ दोस्तों, पाल वंश, जिसका क्षेत्र बिहार और बंगाल था। और इससे अगला आया सेन वंश, जिसका क्षेत्र बंगाल ही था। जो अंतिम वंश आया वो था लोहार वंश, जिसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर था। तो आज हम लोग इसी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला वंश था मौखरी वंश, जिसका क्षेत्र कनौज था। और मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा अर्थात हरिवर्मन थे। जी हाँ दोस्तों, मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा अर्थात हरिवर्मन थे। यह पॉइंट याद रखिएगा कि मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा अर्थात हरिवर्मन थे। और मौखरी वंश का जो प्रमुख राजा हुए वो थे हरिवर्मा, ईश्वर वर्मा और गिरि वर्मा थे। जी हाँ दोस्तों, यह मौखरी वंश का प्रमुख राजा हुए। और मौखरी वंश का जो अंतिम राजा है वह गिरि वर्मा थे। जी हाँ दोस्तों, मौखरी वंश का अंतिम राजा थे गिरि वर्मा। तो उम्मीद करता हूँ मौखरी वंश से यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद हो गया होगा। जो अगला वंश आया वो गौड़ वंश आया, जिसका क्षेत्र बंगाल था। तो गौड़ वंश का जो स्थापना हुआ वो बंगाल में हुआ था। और गौड़ वंश का जो प्रमुख शासक था वो शशांक थे। जी हाँ दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। गौड़ वंश का प्रमुख शासक शशांक थे। जो शशांक थे वो 100 धर्मों को मानते थे। जी हाँ दोस्तों, वो भगवान शिव के भक्त थे। और शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो उम्मीद करता हूँ तो शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो गौड़ वंश से यह महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको याद कर लीजिएगा। जो अगला वंश आया वो था वर्धन वंश। जी हाँ दोस्तों, जिसका क्षेत्र थानेश्वर अर्थात हरियाणा में था। और वर्धन वंश का संस्थापक, जी हाँ दोस्तों, वर्धन वंश का संस्थापक पीयूष भूति वर्धन था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि पीयूष भूति वर्धन वर्धन वंश का संस्थापक थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन थे। जी हाँ दोस्तों, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन थे। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री था। जी हाँ दोस्तों, तो प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। तो उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन राजा बना। जी हाँ दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन राजा बना और अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज को स्थानांतरित किया। जी हाँ दोस्तों, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हर्षवर्धन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हेनसोंग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के समय। अगला पॉइंट है वेनसोंग को यात्रियों का
राजकुमार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और ह्वेनसांग के जो पुस्तक था उसका नाम था सी यू की। जी हाँ दोस्तों, ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम सी यू की है। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। और हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग सभा अथवा महामोक्ष सभा का आयोजन होता था। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग सभा अर्थात महामोक्ष सभा का आयोजन भारत में होता था। तो उम्मीद करता हूँ वर्धन वंश के प्रमुख राजा हर्षवर्धन के संबंधित सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला राजवंश की तरफ देखते हैं। जो अगला वंश हुए वह था चालुक्य वंश। जी हाँ दोस्तों, जिसका क्षेत्र कर्नाटक था, जिसका संस्थापक पुलकेन सिंह प्रथम थे। जी हाँ दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेन सिंह प्रथम थे, जिन्होंने अपना राजधानी वादामी अर्थात वातापी को बनाया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेन सिंह द्वितीय था। जी हाँ दोस्तों, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेन सिंह द्वितीय था। और चालुक्य वंश के एक राजा हुए विक्रमादित्य द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश के एक राजा थे, जिनको कोची कुंड की उपाधि धारण किया था। जी हाँ दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कोची कुंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो उम्मीद करता हूँ चालुक्य वंश से यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वंश की तरफ। जो अगला वंश आया वह था पल्लव वंश, जिसका क्षेत्र अभी तेलंगाना के साइड में है। तो पल्लव वंश का जो अर्थ होता है वो होता है लता। जी हाँ दोस्तों, पल्लव वंश का अर्थ क्या होता है? लता। पल्लव वंश के संस्थापक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, सिंह विष्णु थे। जी हाँ दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जिसकी राजधानी कोचीपुरम था। जी हाँ दोस्तों, कोचीपुरम। और पल्लव वंश से अगला पॉइंट है पल्लव वंश के प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। जी हाँ दोस्तों, पल्लव वंश के प्रतापी राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने चालुक्य वंश के राजा पुलकेन सिंह द्वितीय को हराकर वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। जी हाँ दोस्तों, ये पल्लव वंश के प्रतापी राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने चालुक्य वंश के राजा पुलकेन सिंह को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये पल्लव वंश से जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला राजवंश की तरफ। जो अगला वंश हुए वो पाल वंश हुआ। जी हाँ दोस्तों, पाल वंश का क्षेत्र बिहार और बंगाल था। तो पाल वंश के संस्थापक थे वो थे गोपाल। जी हाँ दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जिसकी राजधानी मुंगेर था। और गोपाल ने, जी हाँ दोस्तों, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने कराया था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और इस वंश के सबसे प्रमुख शासक हुए धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, गोपाल वंश के बाद आया धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो भागलपुर बिहार में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ पाल वंश से यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वंश की तरफ। जो अगला वंश है वह है सेन वंश। सेन वंश का क्षेत्र भी बंगाली था। इसके संस्थापक थे सामंत सेन। जी हाँ दोस्तों, सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, जिसकी राजधानी नदिया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक थे लक्ष्मण सेन। जी हाँ दोस्तों, ये लक्ष्मण सेन सेन वंश का प्रतापी शासक थे। और लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, ये गीत गोविंद पुस्तक का लेखक जयदेव, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। वो किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन में। तो चलिए अगला वंश की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो अगला वंश था वो लोहार वंश था, जिसका क्षेत्र था कश्मीर। चलिए अब लोहार वंश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। लोहार वंश के राजा हर्ष
जी हाँ दोस्तों, लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में कलहन रहते थे। जी हाँ दोस्तों, कलहन लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में रहता था और कलहन के द्वारा रजत रंगनी पुस्तक की रचना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रजत रंगनी पुस्तक का लेखक कलहन थे। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और साथ ही पूछा जाता है कि रजत रंगनी किससे संबंधित है। तो रजत रंगनी ये कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया रजत रंगनी में। तो उम्मीद करता हूँ लोहार वंश से और ये कलहन कवि थे जिन्होंने रजत रंगनी की पुस्तक की रचना किया, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कितना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस भाग में मोखरी वंश, गौड़ वंश, वर्धन वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, सेन वंश और लोहार वंश के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसके बारे में चर्चा किए। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और इससे संबंधित प्रश्न को हल कीजिए ताकि आने वाला प्रश्न कोई भी एग्जाम में ना छूट पाए। चलिए आज के अभ्यास सत्र की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हेनसोंग। जी हाँ दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन था कि हेनसोंग भारत में किसके शासनकाल में आया था। जी हाँ दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हेनसोंग भारत किसके शासनकाल में आया था। जो पहला था ऑप्शन है श्रीगुप्त के समय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के समय, तीसरा है हर्षवर्धन के समय, चौथा है कुमारगुप्त के समय। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।